हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टीकम चंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आऊँ आपके लिए लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 11। और पार्ट नंबर 11 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने डिस्कस कर लिया था, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक। और अगर अभी तक आपने पार्ट 10 तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको देखिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो बात करते हैं पार्ट नंबर 11 के। और पार्ट नंबर 11 में मैं लेके आया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया हुआ है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और पूछा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होगा। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसको एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या कर देते हैं, रेड्यूस कर देते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, कुछ मानते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और जब वो आसान फॉर्म में या जो जिसका सॉल्यूशन आसानी से निकले उस फॉर्म में जब वो रेड्यूस हो जाती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल फॉर्म भी कुछ इसी तरह का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब ध्यान से देखो नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हमारे पास में जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ये आपके पास में सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लिया जाए। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, जब इसको चेंज करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म बनता है d2v/dx² प्लस iv = s। जहां पे मैंने दो चीजें इंट्रोड्यूस करवाई है, एक है i एक है s। i की वैल्यू ये है। ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी जो है वो सारी की सारी यहाँ पे s कितना होता है r/u। फिर से यहाँ पे u आ गया और u को कैलकुलेट करने का तरीका होता है e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन p.dx। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले i कैलकुलेट किया, q की वैल्यू डाली, p की वैल्यू पुट की, dp/dx निकाला। ये सब यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। यहाँ से कंपेयर करोगे, p की वैल्यू -1/2/x, q की वैल्यू ये रही और r की वैल्यू ये रही। पुट करते हैं, u वैल्यू निकालते हैं, s वैल्यू कन्वर्ट करते हैं और सब के सब को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे पुट करते हैं हमारा आंसर क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 91। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। और क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर दिया हुआ है कि आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और e⁻x जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, तब आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन जो होगा वो ट्रू होगा। तो इसको जनरल देख लो एक बार। आपके पास में अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी, इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, उसमें एक मेथड था मैंने बताया नॉर्मल फॉर्म। दूसरा मेथड क्या करते हैं, उसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। अगर निकल पा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है उसको हम u मान लेते हैं और y इक्वल टू हम कितना मानते हैं, u भी मानते हैं। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं v के अंदर, सॉल्व करते हैं और वापस y इक्वल टू u भी आ जाता है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो u निकालने का तरीका जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं वो क्या होता है, अलग अलग रूल होते हैं। उसमें एक रूल ये होता है कि इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, p, q और r की वैल्यू निकालते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर m² + pm + q = 0 आ जाता है, ध्यान से देखना, इक्वेशन आपको दी हुई है, p, q, r की वैल्यू आप आसानी से निकालोगे। r से में कोई मतलब नहीं होता है। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो होमोजेनियस पार्ट के ही इक्वल आता है, उसके करेस्पॉन्डिंग आता है। इक्वल तो नहीं कर सकते। y डबल डैश प्लस py डैश प्लस qy इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है। u की वैल्यू निकालने का पहले एक तरीका ये है कि अगर यहां से p और q की वैल्यू निकाल करके यहां पे पुट करके देखते हैं, अगर ये 0 आ जाता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना होता है, y e⁻mx। अब ध्यान से देखो, हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना दिया हुआ है, e⁻x। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। जैसे m की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो कितना हो गया, 1 + p + q = 0। और ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर ऑप्शन 1 में यही दे रखा है, 1 + p + q = 0, जो यहां से आता है। ठीक है, तो एक आसान सा था, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और पूछा गया है कि उसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। फिलहाल हम बात करते हैं केवल सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, p आपके पास में है यहाँ पे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ध्यान से देखो, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर है क्योंकि p की पावर है। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको फ्रेम कर लेते हैं। इस फॉर्म में इसलिए फ्रेम कर रहे हैं कि अगर आपके पास में p के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का सिंपल सा तरीका होता है b² - 4ac = 0। और अगर नहीं है,
अगर नहीं है, ध्यान देना, अगर P के अंदर क्वाड्रेटिक नहीं है तो कुछ और तरीके होते हैं, हम उसका P डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, हम उसका C डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और निकाल करके हम दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है वो कॉमन फैक्टर उनका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। लेकिन काम आसान हो जाता है जब हमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में दी हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हो। यहाँ पे देखो P के अंदर पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है, यहाँ पे P स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट है P का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। P के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है किसी क्वेश्चन के अंदर, उसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना होता है, सबसे आसान तरीका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना कर दो 0। जैसे 0 करोगे आपके पास में कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 93। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 94 और क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर अगेन आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा आपके पास में 4। अब ध्यान से देखो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको दिया हुआ है x dy माइनस y dx माइनस 2x स्क्वायर z dz इक्वल टू 0। ध्यान से देखो अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसको मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है, x dy माइनस y dx। जब यहाँ पे x बन रहा है तो नीचे अगर x स्क्वायर आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। और जैसे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे dz का कोएफिशिएंट केवल कितना आ रहा है, z आ रहा है, इंटीग्रेशन करना आसान है। x स्क्वायर से डिवाइड किया, मैं इसको क्या लिख देता हूं, सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा है। जैसे मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, ये कितना हो गया आपके पास में x dy माइनस y dx अपॉन कितना आ जाएगा x स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको मैं कितना लिख लूं, माइनस के 2 टाइम्स z और dz इक्वल टू 0। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो ये पूरी क्वांटिटी कितनी बन गई d, और ये हो गया y अपॉन x माइनस के 2 टाइम्स z dz इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। ये डिफरेंशिएशन है y अपॉन x का, सबको पता है सब। अब ध्यान से देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, तो जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे तो ओनली कितना बचेगा y अपॉन x और माइनस z का कितना होगा, z स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y अपॉन x माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। और क्वेश्चन नंबर 95 जो आपके पास में है उसका आंसर आपके चारों ऑप्शन में नहीं है। इस क्वेश्चन में भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक बार चेक कर लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 और क्वेश्चन नंबर 95 का कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। आंसर निकालते हैं। दिया क्या है इसके अंदर, dx अपॉन xy। अगेन आपको एक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन किया था। और इक्वल्स टू dz अब कितना दिया है, zxy माइनस 2x स्क्वायर। जब आपको इस तरह की साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में दी हुई है तो सबसे पहले आप कोई इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप एक बार ऑप्शन चेक कर लो, क्योंकि मैंने बताया कि आपको दो फैक्टर लेने पड़ेंगे और दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। दो सॉल्यूशन आपको दो तरह से आपको क्वेश्चन में आंसर पूछ सकते हैं, तो दो सॉल्यूशन आपको अलग अलग पूछे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले वाला, या फिर आपको फंक्शन के फॉर्म में पूछेगा, तो वो आसान होता है निकालना। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सॉल्यूशन किस फॉर्म में दिया। तो जैसे हम चार ऑप्शन निकालते हैं तो देखो पहला फाइव के अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है y अपॉन x, मतलब पहला आंसर आपको निकालना y और x के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है, मुझे ये फैक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक करो xy अपॉन ये y स्क्वायर, यहाँ मुझे लग रहा है ये शायद z था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या करना है, पहले आपको चेक करना है कि किस फॉर्म में। तो पहला पूछा x और y के फॉर्म में, x और y के फॉर्म में पूछा तो पहले दो फैक्टर से काम चल जाएगा। दूसरे ऑप्शन दूसरा जो आ रहा है आपके साथ लॉग में, वो कितना आ रहा है आपके पास में x और z। अब x और z कब आएगा वो ध्यान से देखो, इन दोनों ऑप्शन को ले लूंगा तो x और z आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी z है। सिंपल सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहले तो क्या कर रहा हूं मैं, पहले दो फैक्टर ले लेता हूं। तो फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, y से y कैंसिल आउट होगा तो ये कितना बच गया, dx अपॉन x। ठीक है, ये हो गया dx अपॉन x और इक्वल्स टू ये कितना हो गया, dy अपॉन कितना हो गया y। एक y से y कैंसिल आउट हो गया। ये देख लो ऑप्शन के अंदर कि x अपॉन y के फॉर्म में पूछा है या y अपॉन x के फॉर्म में पूछा है, क्योंकि आपको कांस्टेंट किस तरफ लगाना है। तो आप देखो इसमें सारे आंसर जो है y अपॉन x के फॉर्म में फ्रेम किए हुए हैं। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट करोगे तो हो गया ln x। ठीक है, या इसको इस तरह से ज्यादा बेटर रहेगा, ln ये हो गया y और इसको कितना लिख लो ln x और प्लस कांस्टेंट भी कितना लगा दो ln c।
जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करते पहले आपके पास में कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ये y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, c। तो पहला तो आपके पास में कितना हो गया, y अपॉन एक्स इक्वल टू c। इसी फॉर्म में आपका आंसर है। तो इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इसमें x अपॉन y भी आ रहा है, तो बेटर रहेगा कि आप x अपॉन y में कैलकुलेट कर लो। तो इसको इस तरह से लिख लो, इस कांस्टेंट को इधर लगा देना, तो कितना आ जाएगा, x अपॉन y इक्वल टू c, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो इसको लेते हुए हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, x और y के अंदर आपके पास में है, ये ले लिया पहले दो ऑप्शन से। अब बात करते हैं हम लोग इन दोनों ऑप्शन से, क्योंकि क्या दूसरा रिलेशन मुझे किसमें चाहिए, x और z के अंदर। इस कांस्टेंट को आप c1 लिख दो। अब इन दोनों फैक्टर को जैसे लोगे तो ये कितना हो गया आपके पास में, dx अपॉन कितना दिया हुआ है, xy, ध्यान से देखो। और इक्वल्स टू आपके पास में कितना है, dz अवर ये हो गया zxy माइनस 2 टाइम्स x स्क्वायर। आई थिंक ये 2 ही है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ तो कोई y कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको सॉल्व करना क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एक रूल ये होता है कि आप एक काम करो, जो ही वैल्यू आपके पास में आई है इस वैल्यू से यहाँ पे पुट कर दो। मुझे क्या चाहिए, y, क्योंकि मुझे x और z सिर्फ दो क्वांटिटी चाहिए। यहाँ पे y आ रहा है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। उस एलिमिनेशन के लिए मैं क्या करता हूं, इसको यूज करता हूं। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन c1। तो जैसे आप y की वैल्यू x अपॉन c1 पुट करोगे तो यहाँ पे ये c1 तो ऊपर चला गया, तो कितना बच गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना बच गया, c1। ध्यान से देखो, यही होगा x की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, आगे आपके पास में बचा हुआ है यहाँ पे इक्वल टू dz। अब ध्यान से देखो, ये हो गया z, और ये आपके पास में x आपको रखना ही है। y की वैल्यू अगेन आपको क्या पुट करनी है, y की वैल्यू x अपॉन c1, तो ये हो गया x अपॉन c1 माइनस के 2 टाइम्स ये कितना हो गया, x स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा था, कुछ नहीं करना। आप एक काम करो, यहां से x और x कितना हो गया, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कॉमन आके बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा। एज वेल एज एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये तो हो गया dx अपॉन 1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो यहाँ पे जैसे c1 को एलसीएम लोगे तो ये तो हो गया dz अपॉन ये कितना बच गया, z, ठीक है। z आपके पास में बचेगा, यहां पे x स्क्वायर आपके पास में हो गया 2x स्क्वायर, c1 एलसीएम लोगे तो ये c1 इधर से कैंसिल आउट हो गया, यहां पे कितना बच गया, z माइनस 2 टाइम्स कितना हो गया, c1, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, dx के नीचे कांस्टेंट है, dz के अंदर केवल z वाले क्वांटिटी है, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जैसे इंटीग्रेट करोगे ये कितना हो गया, x, ठीक है, ये कितना हो गया ln, और कितना हो गया z माइनस 2 टाइम्स c1, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट इज समथिंग c2। c1 की वैल्यू क्या करो, वापस यहां से पुट कर दो, और पुट करोगे तो कितना आ गया, x इक्वल टू ln और z माइनस 2 टाइम्स कितना हो गया, x अपॉन y प्लस c2। हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट के फॉर्म में आंसर देना है। तो 5 कितना होता, और इसको किस तरह से लिखते हैं, 5 ऑफ c1 और c2 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 5 और c1 की वैल्यू कितनी, x अपॉन y, और ये कितना हो जाएगा, ln z माइनस 2 टाइम्स x अपॉन y, ठीक है, यही है। और इक्वल्स टू कितना आ गया, ये चीज चेक करते हैं किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 टाइम्स x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर आ रहा है, जो नहीं आएगा। तो ये तो था x अपॉन y में। एक बार आप और चेक कर लेना, y अपॉन x रख के पुट कर लेना, यहाँ पे y अपॉन x रख लेना। y अपॉन x रखोगे तो मुझे नहीं, देखो सेकंड ऑप्शन तो किसी कंडीशन में करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे y अपॉन x रखोगे तो आप चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से स्क्वायर तो किसी कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसमें चारों ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 95। और अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 और क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा आपका 2 और 2 के अंदर ऑप्शन है 2π/3। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर बोला कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 3p एंड 2p इज r। 2 फोर्स आपको दे रखे हैं और उसका रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है। आगे बोला गया कि इसमें से एक फोर्स को दुगना करने पर उसका रिजल्टेंट दुगना हो जाता है। तो उन दोनों फोर्सेस के जो बीच का एंगल होगा, उनके बीच का एंगल कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं आपके पास में एक फोर्स लग रहा है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक पॉइंट पे फोर्स P लग रहा है और इसी पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, सपोज Q लग रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, मान लेते हैं R है। R यहाँ पे रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट आपके पास में फॉर्मूला ये होता है कि जो R स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P और Q और cos अल्फा। ये हमारे पास में रूल होता है। एक पॉइंट पे अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट दिया हुआ है, उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल दिया हुआ है,
तो कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है रिजल्टेंट को। एंगल पता है तो रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो, रिजल्टेंट पता है, पी पता है, क्यू पता है, तो cos अल्फा की वैल्यू निकालो। हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, ध्यान से देखो। उसके बाद में बोला गया है कि आपको दो फोर्सेस दिए हुए हैं 3p और 2p। तो अगेन फ्रेम आप कर लोगे इसको, ये 3p हमारा फोर्स हो गया, ये 2p हमारा फोर्स हो गया, और मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं इनके बीच का एंगल कितना अल्फा, और इनका रिजल्टेंट जो है वो कितना है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले केस के अंदर तो ये दिया हुआ है, तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करें तो कितना हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो गया 4p स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 9p स्क्वायर, p के फॉर्म में दे रखा है आई थिंक, यस p के फॉर्म में दे रखा है, एंड प्लस 2 टाइम्स, ध्यान से देखो कितना हो गया 2p और 3p, और एंगल कितना मान लिया मैंने cos अल्फा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये कितना हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 9 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो गया 13, तो ये हो गया 13p स्क्वायर, और कितना हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 3 प्लस 12p स्क्वायर, और कितना हो गया cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब अगले केस के अंदर क्या बोला गया, अगले केस के अंदर बोला गया कि एक काम कीजिए, इफ द फर्स्ट फोर्स 3p को फर्स्ट फोर्स लिया, इसको तो मैं कर देता हूं दुगना, तो इस डबल्ड द रिजल्टेंट इज आल्सो डबल्ड। अगर आप इसको डबल करते हो तो रिजल्टेंट भी कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, नया डायग्राम बनाते हैं, और नए डायग्राम के अंदर बोला गया है कि आप एक काम करो, इस 3p को जो है वो क्या कर दो, डबल कर दो। इस तरह से मैं लिख देता हूं, ज्यादा बेटर लगेगा आपको। और 2p को आपको सेम रखना है, तो भी उनके बीच में आप कुछ बोला नहीं गया, तो अगेन एंगल अल्फा ही मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अल्फा ही कैलकुलेट करना है। तो ऐसा मत कर देना यहाँ पे बीटा ले लें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना, और रिजल्टेंट को भी क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि अब r1 जो है वो भी कितना हो जाता है 2r हो जाता है, तो आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अगेन इस फॉर्मूले में फ्रेम करते हैं, तो r की जगह कितना हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू 3 कितना हो गया 6p का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। और आपके पास में ये तो सेम ही रहेगा, तो ये कितना हो गया, इसको भी मैं इस तरह से लिख दूं 2p का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना हो गया, अब ध्यान से देखो 6p इंटू 2p, और अगेन एंगल कितना है cos अल्फा। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो गया 4r स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया आपके पास में 36, ये कितना हो गया आपके पास में 4, ठीक है। तो 4 प्लस 36 कितना हो गया, ये 40p स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह से लिख लो, एक बार चेक कर लेना। ये कितना हो गया 6 प्लस 2 कितना हो गया, ये 12p cos अल्फा, p स्क्वायर cos अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास में सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, तो ये 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 24, तो कितना हो जाएगा 24। बस इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करते हैं, r की जो वैल्यू है r स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे फ्रेम करते हैं। जैसे आप पुट करोगे, ध्यान से देखो, यहां से क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया 52p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 से करेंगे, ये कितना हो गया प्लस 48 और p स्क्वायर, और ये आपके पास में कितना हो गया cos अल्फा इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये कितना बच गया आपके पास में, ये आपके पास में 40p स्क्वायर, तो ये हो गया 40 और कितना हो गया p स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी प्लस 24 और कितना हो गया p स्क्वायर, और कितना आ गया cos अल्फा। ध्यान से देखो, बस आसान से उसको बस cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये जो आपके पास में दिया हुआ 24p स्क्वायर, ये 24p स्क्वायर को cos अल्फा है, इस क्वांटिटी को आप चाहो तो इधर ले आओ। जैसे इसको इधर ले आओगे 48 में से 24 गया तो कितना बच गया आपके पास में, अगेन 24p स्क्वायर बच गया, cos अल्फा आपके पास में बच गया। इधर ध्यान से देखो 40p स्क्वायर है, इसको उधर लेके जाओगे तो कितना बच गया माइनस के, ये हो गया आपके पास में 12p स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट, 24 को डिवाइड करोगे, cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -1/2, और cos अल्फा -1/2 कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 2π/3। क्यों, क्योंकि cos π/3 तो कितना होता है 1/2 होता है। जैसे 1/2 करोगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो π - π/3 कितना हो गया 2π/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 96, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। तो पेपर में कुछ क्वेश्चन से अच्छे थे, उसमें 97 क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और एग्जाम में इसको कैसे करना था, एग्जाम के अंदर इसको ऑप्शन से ही करना था, क्यों, क्योंकि अगेन इसके अंदर क्या दी हुई है, आईबीपी दी हुई है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या दिया हुआ, आंसर जो है इसका वो आंसर है 3, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताऊंगा, दोनों मेथड बताता हूं, दो मेथड इसके हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है एक तो फंक्शन, इस फंक्शन को ध्यान से देखो 1 और 0, और इसमें दिया हुआ है लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1,
और 0 होगा जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन कितनी होगी, 1 होगी। और क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डैश प्लस y इक्वल टू fx। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन IVP आपको दे रखी है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, हम ज्यादातर जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके अंदर जो हमारे पास में इस तरफ फंक्शन दिया हुआ था, वो फंक्शन जो होता है वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इन जनरल उस डोमेन में कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो हम आसानी से क्या करते हैं, यहाँ पे fx इस फॉर्म में नहीं दिया होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है x स्क्वायर e पावर x sin x cos x समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो फंक्शन fx है, ये डिफाइन करके हमें दिया हुआ है, उस फंक्शन को देखो कि ये x इक्वल टू 1 पे जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है, या इस तरह से कहें कि ये फंक्शन fx कैसा दे रखा है, पीसवाइज कंटिन्यूस दे रखा है। तो जब इस तरह के फंक्शंस पीसवाइज कंटिन्यूस फॉर्म में दिए होते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट करने का लाप्लास लगाना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इस पेपर में एक क्वेश्चन आया है तो इस पेपर के सिलेबस में तो लाप्लास नहीं है, तो पेपर बनाने वाले ने ये तो सोचा होगा कि ये लाप्लास से हो तो सकता है, लेकिन लाप्लास के अलावा भी कोई मेथड होगा जिससे सोल्व कर सकते हैं। उस मेथड को देखते हैं कि जनरल जो हम मेथड लगाते हैं उससे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सीखना तो चाहिए कि कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज की एग्जाम में इसको ऑप्शन से कैसे सोल्व करें। जब ऑप्शन से सोल्व करना, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप उस क्वेश्चन के अंदर जो आईवीपी दी हुई है उस आईवीपी को चारों ऑप्शन में पुट करके देखो। अगर कोई भी आपको एक ऑप्शन या ऐसे कहें कि 3 ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो आईवीपी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो 3 ऑप्शन तो नहीं है, एक ऑप्शन आईवीपी को सेटिस्फाई करा तो वही क्या हो जाएगा, उसको सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आईवीपी दी है तो हमें आईवीपी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हम कांस्टेंट की वैल्यू आईवीपी से निकालेंगे, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आईवीपी को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, हम चेक करते हैं। तो आईवीपी क्या दी हुई, y ऑफ 0 इक्वल टू कितना दिया हुआ, 0। अब चारों क्वेश्चन जो है, चारों ऑप्शन जो है उनको देखते हैं। पहला ऑप्शन, x की वैल्यू जैसे 0 रखता हूं, 0 रखने पे मुझे कितना मिल जाता है, y की वैल्यू e-1। सेटिस्फाई नहीं करा, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है, x की वैल्यू जैसे 0 रखता हूं, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 1-1 0, मतलब दूसरे ऑप्शन में भी कितना आ रहा है, आईवीपी को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरे ऑप्शन में x इक्वल टू 0 आपको पुट करना है। अब देखो यहाँ पे स्प्लिट फॉर्म में दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 जैसे पुट करते हो तो पहला जो पार्ट है, अब देखो यहाँ पे पुट जो है वो सेकंड पार्ट में नहीं करना है, x ग्रेटर देन 1 में। क्यों? क्योंकि वहां पे उस रेंज के अंदर 0 नहीं आता, तो पहले पार्ट में पुट करोगे तो 0 आ गया। इसका मतलब थर्ड भी कर रहा है, फोर्थ आपका नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्थ में नीचे वाले पार्ट में आप रखोगे तो e-1 आ, तो मतलब पहला और फोर्थ में नहीं करा, 2 और 3 में करा। अब यहाँ पे आईवीपी जो है वो दो ऑप्शन में क्या कर रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब अब आप ऑप्शन टिक नहीं कर सकते। ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते कि अभी तो इसमें तो बता दूंगा आसानी से आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सॉरी कैसे ऑप्शन पे टिक करना है। लेकिन इन जनरल अगर आपको दो आईवीपी सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर उस केस में क्या होगा कि वो फंक्शन जो है आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसका डिफरेंस जो उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये मान के चलो कि आंसर भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ही आएगा। तो इस हिसाब से आपके पास में जो आंसर हो जाएगा इसका, वो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर का। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मेथड देखते हैं कि जब आपके पास में इसको बिना लाप्लास से करना, क्योंकि ये पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन है और लाप्लास से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ हम बनाएंगे यूनिट स्टेप फंक्शन, उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपली सोल्व कर लेते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको सोल्व कैसे करें। ध्यान से देखो क्या करना है मुझे, यहां पर 2 केस बनाने हैं। पहला केस यहां पे ले लो, इस तरह से मैं बना देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। पहला केस में ले रहा हूं जब x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 0x और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरा केस लेंगे हम जहां पे x ग्रेटर देन 1 है। इस केस के अंदर हमारे पास में fx की जो वैल्यू है वो 1 है और इस केस में fx की वैल्यू कितनी है, 0। दोनों तरफ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे फिर बता देता हूं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास में जो यहाँ पे आईवीपी है, इस क्वेश्चन में जो पूरा जिसको बोलते हैं क्लाइमेक्स होता है ना किसी क्वेश्चन का, वो यही है कि ये जो आईवीपी आपको दे रखी है वो केवल और केवल इस पार्ट में एप्लीकेबल होगी, इस पार्ट में एप्लीकेबल नहीं होगी। जब इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे तो ऐसे मत कर देना कि आईवीपी को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि इस रीजन के अंदर ये पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये केवल इस पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा तो, लेकिन यहाँ पे भी तो सी आएगा, उसके वैल्यू कैसे निकालेंगे।
तो वो चेक करेंगे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी से। फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहां पे है, 1 पे, तो हम क्या करेंगे 1 पे फंक्शन को क्या करेंगे, 1 पे क्या करेंगे, उसके आईवीपी नहीं बनाएंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं y डैश प्लस y इक्वल टू कितना है fx। तो इस केस की बात करें तो y डैश प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, fx की वैल्यू कितनी है 1। अगेन आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकालो। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा, e पावर कितना मिल गया, x मिल गया। सॉल्व करेंगे y e पावर x इक्वल टू, ध्यान से देखो यहाँ पे 1 और इंटीग्रेशन e पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू जो भी q आपका होता है, और dx और प्लस कितना आ जाएगा, c कांस्टेंट आ जाएगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y e पावर x इक्वल्स टू e पावर x प्लस c। और इंपॉर्टेंट चीज है, सिंस y ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 0, इसलिए जैसे 0 पुट करोगे ये तो 0 हो गया, e पावर 0 कितना हो गया 1, तो c की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई, -1। दिस इंप्लाइज हमारे पास में इस पोर्शन में आंसर कितना आ गया, y इक्वल्स टू, ध्यान से देखो e पावर x से e पावर x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 1, और माइनस c की वैल्यू -1 रखोगे जाएगा, इसको नीचे डिवाइड करोगे तो e पावर कितना हो गया, -x। ठीक है, तो इसका मतलब इस पार्ट की बात करें 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में कितना आना चाहिए, 1 माइनस e पावर -x। और आप ऑप्शन में भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो पहला पार्ट है, जब 0 से 1 की बात करें तो 0 से 1 के अंदर उसका आंसर कितना है, 1 माइनस e -x। यहां से भी आप सीधा आंसर लगा सकते हो, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई भी थी कि यहाँ पर अब इस पार्ट के अंदर कांस्टेंट के वैल्यू निकालने के लिए मैं ये यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट इस रीजन में नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इस 1 पे हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू निकालते, तो 1 पे वैल्यू निकालने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो नई इनिशियल कंडीशन निकालते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो एंड x इक्वल टू 1 पे जैसे पुट करूंगा यहाँ पे, तो y ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो 1 माइनस e की पावर -1। अब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को या इस आईवीपी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। fx इक्वल टू 0, और जैसे 0 रखेंगे, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, y डैश प्लस y इक्वल टू 0। अगेन e की पावर x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे आया, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, y e की पावर x 0 इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन 0, और सम कांस्टेंट इसको c1 ले लो, c पहले ले लिया था। c1 कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू 1 डालनी है, 1 डालने पर c1 y कितना आ गया, 1 माइनस e इनवर्स, तो ये तो हो गया e, 1 माइनस कितना हो गया, e इनवर्स। अंदर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, c1 की वैल्यू कितनी आ गई, e माइनस e डॉट e इनवर्स 1 हो जाएगा, e माइनस 1। हेंस इस केस की बात करें तो इस केस के अंदर हमारे पास में सॉल्यूशन कितना आ गया, e पावर x को आप डिवाइड कर दो तो e माइनस 1 e पावर माइनस x। ठीक है, दोनों ही सॉल्यूशन को मिलाते हैं, और दोनों ही सॉल्यूशन को मिला करके जो फाइनल आंसर हमारा होगा वो कितना होगा, y इक्वल टू, पहला फ्रेम ये रहा हमारे पास में 1 माइनस e पावर माइनस x, लेकिन ये कब, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और दूसरा पार्ट कब, e माइनस 1 और e पावर माइनस के x, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आंसर चेक कीजिएगा, आई थिंक यही होगा, e माइनस 1 e पावर माइनस 1 x की ग्रेटर देन 1। तो पहला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये था। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है आपका लाप्लास मेथड। लाप्लास मेथड से भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके केस में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को चेंज कर देते हैं। आपने एक फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा जिस फंक्शन को बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, और यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन आपके पास में कितना होता है, h ऑफ x माइनस a, किसी पॉइंट a पर हम यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है जब x की वैल्यू कुछ लेस देन a हो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू a ले लो, और 1 होती है जब आपके पास में x ग्रेटर देन कितना हो, a हो। ये होता है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, और इस यूनिट स्टेप फंक्शन में इसको क्या करते हैं, हम फ्रेम करते हैं। ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं नाउ, ये हो गया मेरे पास में f ऑफ x, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है। मेथड नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, मेथड नंबर सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, इसको लाप्लास लगाऊंगा, और लाप्लास लगाने के लिए मैं सबसे पहले इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से देखो, मेरे पास में जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, यहाँ पे अब a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि a पे क्या हो रहा है, पीसवाइज हो रहा है। एक पॉइंट पे ये क्या है आपके पास डिसकंटिन्यूअस है, इस केस में हम यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे a की वैल्यू अगर यहाँ कंपेयर करता हूं तो मैं कितनी आ रही है, 1। इसका मतलब जब 1 से छोटा है तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इस केस में मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो इस फंक्शन को मैं 0 बनाने के लिए मैं इस fx को कितना लिख दूं, 1 माइनस h ऑफ x माइनस 1। ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0 0 आते हैं, मेरे पास में fx कितना बन गया, 1 बन गया।
जैसे x ग्रेटर देन 1 होगी तो इसके वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना बन गया 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमने यहाँ फ्रेम कर लिया। अब मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ। और डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया मेरे पास में यहाँ पे इंपॉर्टेंट y डेज प्लस y इक्वल्स टू ये कितना बन गया पूरा फंक्शन 1 माइनस h ऑफ x माइनस 1 और सिंपली हमें IVP कितनी देर की है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। केवल हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब लाप्लास मेथड क्या होता है, लाप्लास मेथड ये कहता है कि आप दोनों तरफ लाप्लास ले लो। तो मैं सबसे पहले ये मान लेता हूं कि लेट लाप्लास ऑफ जो मेरे पास में फंक्शन है y ऑफ x, क्योंकि इसका सॉल्यूशन y ऑफ x है, उसका जो लाप्लास है वो मैं थोड़ी देर के लिए y ऑफ p मान लेता हूं। और अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ लाप्लास लेता हूं। तरीका ये होता है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है दोनों तरफ लाप्लास ले लो, सॉल्व करो और वापस उसका क्या करो, लाप्लास इनवर्स ले लो। तो जैसे मैं दोनों तरफ लाप्लास लेता हूं तो ये कितना बन गया, लाप्लास ऑफ ये हो गया y डेस प्लस ये हो गया लाप्लास ऑफ y इक्वल्स टू ये आपके पास में हो गया लाप्लास ऑफ 1 माइनस ये हो गया लाप्लास ऑफ h ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अब लाप्लास ऑफ y डेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला ये होता है लाप्लास ऑफ y डेस जो होता है वो कितना होता है p लाप्लास ऑफ y माइनस, इसको इस तरह से लिखो सॉरी, y ऑफ 0। ये हमारे पास में लाप्लास का फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे लाप्लास ऑफ y को मैंने कितना माना हुआ है, y ऑफ p माना हुआ है, तो ये कितना हो गया p y ऑफ p, सिंपल सी बात है, प्लस सॉरी माइनस y ऑफ 0 ये y ऑफ 0 और प्लस लाप्लास ऑफ y, लाप्लास ऑफ y वापस कितना माना हुआ है, y ऑफ p आपका माना हुआ है, ध्यान से देखना, इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 1 का लाप्लास आप सबको पता है कितना होता है 1 अपॉन p माइनस, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका लाप्लास कितना होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास e पावर माइनस p अपॉन कितना होता है, p होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लाप्लास आपको याद होने चाहिए, लाप्लास यूनिट स्टेप फंक्शन का कितना होता है, इतना होता है। अब बात करते हैं y ऑफ 0 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे 0, जैसे 0 पुट करते हैं मैं y ऑफ p को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लेते पहले आपके पास में ब्रैकेट में कितना बच गया p और ये कितना हो गया प्लस के 1 इक्वल्स टू कितना है 1 अपॉन p माइनस e पावर माइनस p अपॉन p। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करते हैं और दोनों तरफ क्या करते हैं, लाप्लास इनवर्स। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ ये वाला पोर्शन। अब ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को रफ करके मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ इसको, y ऑफ p को मैंने क्या किया, डिवाइड किया अगले स्टेप में, y ऑफ p कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 1 अपॉन p और ये हो गया p प्लस 1, और जैसे इसको डिवाइड करेंगे माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा e पावर माइनस p अपॉन ये कितना हो गया p और p प्लस 1। ठीक है, हमें लाप्लास कैलकुलेट करना है, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऊपर p प्लस 1 माइनस p लिख सकता हूं 1 को इस तरह से, जैसे डिवाइड करेंगे p प्लस 1 से p प्लस 1 कैंसिल आउट, 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1। सेम काम यहाँ पे करना है, लेकिन जैसे माइनस लूंगा ये माइनस आ जाएगा, तो e पावर माइनस के p अपॉन p और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा e पावर माइनस p अपॉन ये कितना हो जाएगा p प्लस 1। ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये वैल्यू किसकी आ गई, हमारे पास में y ऑफ p की वैल्यू आ गई, और अब क्या करना है, दोनों तरफ हमें लाप्लास इनवर्स लेना। लाप्लास लेना, लाप्लास की आपको हर क्वांटिटी के जो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस उनके लाप्लास भी पता होने चाहिए और उनके इनवर्स लाप्लास भी पता होने चाहिए। 1 अपॉन p, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 का लाप्लास कितना होता है 1 अपॉन p, तो 1 अपॉन p का लाप्लास इनवर्स कितना होगा, ऑफ कोर्स 1 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लाप्लास इनवर्स लेंगे, तो जैसे मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे लाप्लास इनवर्स लेंगे, तो ये तो क्या बन जाएगा y ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन p प्लस 1। आपको पता है कि यदि किसी क्वांटिटी का आपका लाप्लास पता है, f ऑफ x पता है, तो f ऑफ x e की पावर माइनस p का कितना होगा आपके पास में x अपॉन a आ जाता है, p माइनस a आ जाता है, e की पावर माइनस x, e की पावर ax से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा p प्लस 1 है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ p माइनस माइनस 1, तो ये किसका लाप्लास हो गया फाइनली e की पावर माइनस x का। सिंपल सी बात है, तो ये लाप्लास हो गया e की पावर माइनस x का। ध्यान से देखो माइनस, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जो आपके पास में ये फंक्शन होगा, आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन, उसका लाप्लास कितना होगा e पावर माइनस p अपॉन p। यहाँ पर जो आपके पास में इसका जनरली क्या होता है e की पावर ap होता है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है आपके पास में -1 है, तो ध्यान से e की पावर माइनस ap होता है। अब यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो गया अपने पास में, ये किसका लाप्लास हो गया, लाप्लास इनवर्स लेंगे तो हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन f ऑफ x माइनस 1, और इसका लाप्लास लेंगे, अगेन रूल लगाएंगे, e की पावर x माइनस 1 कितना आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा x माइनस 1, ये आपने सीखा होगा। तो ये अपने पास में लाप्लास आ गया, इसको मैं और फ्रेम कर लेता हूं, ये कितना हो गया y ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस e पावर माइनस x, और यहां से ध्यान से देखो ये कितना हो गया 1 प्लस e पावर माइनस x माइनस 1, और
आपके पास में ब्रैकेट में बच गया h ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब दो केस यहाँ पे बना लो। पहला केस ये है कि जब x की वैल्यू आपके पास में कितनी है, ग्रेटर देन 1 और x की वैल्यू लेस देन 1। तो और अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, अपने आंसर में इसको फ्रेम करते हैं और दो केस बनाते हैं। पहला केस तो ये कि जब आपके पास में x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और दूसरा केस जब आपके पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में यूनिट स्टेप फंक्शन आ रहा है। अब ध्यान से देखो, यूनिट स्टेप फंक्शन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 1 लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू लेस देन 1 लेंगे तो लेस देन 1 के अंदर h ऑफ x माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जैसे ही 0 आता है ये पोर्शन कितना हो गया आपके पास में, पूरा 0 हो गया। पूरा 0 होते हैं आपके पास में क्या बच गया, केवल और केवल 1 माइनस e पावर माइनस x बच गया। अब ध्यान से देखो, जैसे आप इसको कैलकुलेट करते हो यहां से आ जाइए, x की वैल्यू कितना लेना है, ग्रेटर देन 1। जैसे ग्रेटर देन 1 लोगे इसके वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जैसे वैल्यू 1 हो गई तो ये बच गया, तो ये भूल जाइए, केवल ये पोर्शन बच गया। और ये पोर्शन जब आपका बच गया तो 1 माइनस e पावर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बचेगी, माइनस के e पावर माइनस x बचेगा। यहाँ पे आपके पास में कितना बचेगा, माइनस। ठीक है, कहीं ना कहीं ध्यान से देखना, तो ये बचेगा आपके पास माइनस लास्ट वाली क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पे ये जो वाली क्वांटिटी जो है वो आपके पास में प्लस है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। और जैसे प्लस लिखोगे आप यहाँ पे माइनस से, ये आपके पास में माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और जैसे माइनस आएगा, अब ध्यान से देखो, ये -1 हो गया और ये वापस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो e पावर माइनस x आ गया और प्लस के आपके पास में e पावर माइनस x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको e पावर माइनस x कॉमन लेना है। तो इसी क्वांटिटी को मैं क्या कर रहा हूँ, e पावर माइनस x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बच गया e माइनस 1। इस केस के अंदर चेक करो आंसर वापस, आंसर नंबर 4 e माइनस 1 e के पावर माइनस x और 1 माइनस e के पावर माइनस x। तो ये था आपका लाप्लास का तरीका। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को लाप्लास से भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 97, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, 99 और 100 के। सिंपल से क्वेश्चंस थे, मैं रफ कर देता हूं। बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की। क्वेश्चन नंबर 98 भी सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। इसका आंसर जो है, आंसर है 4। और ये जो आपने पढ़ी होगी स्टैटिक्स के अंदर, लेमड़ा म्यू थ्योरम आपके पास में एक होती है, एक लामी थ्योरम होती है आपके पास में। तो 2-3 थ्योरम, उन 2-3 थ्योरम के एप्लीकेशन ही जस्ट एग्जाम में पूछे थे। 2-3 स्टेप के क्वेश्चंस थे। क्या बोला गया, ध्यान से देखो, फोर्सेस P इन Q whose resultant is R at a point। P और Q दो फोर्सेस दिए हुए हैं, दोनों के दोनों फोर्सेस जो है एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी ऑफ कोर्स उसी पॉइंट से पास होगा। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन में दिया भी है कि आपके पास में एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है। सपोज ये P मान लेता हूं, ये मेरे पास में Q है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो R है। ये एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, मींस इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं O। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला कि इफ एनी ट्रांसवर्सल लाइन कट्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। अब देखो फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होगा, इस P फोर्स के लिए ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इस R के लिए ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये Q के लिए ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, इसमें आगे बोला गया कि वर्टिकल लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन, इसको इस तरह से कट कर देती है। कट करने पर आगे आपको बोला गया कि 3 पॉइंट्स पे कट करती है। फोर्सेस P को कट करती है A पॉइंट पर, तो ये A पॉइंट पे कट करती है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया Q जो फोर्सेस उसको किस पॉइंट पे कट करती है, B पॉइंट पे कट करती है। और C पॉइंट पे किसको कट करती है, सॉरी P Q पॉइंट को C पे कट करती है। आई थिंक P को इसको B पे कट करती है, और इसको किस पे कट करती है, C पे कट करती है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पर हम स्टेटमेंट जो यूज करेंगे वो करेंगे लेम्बड़ा म्यू थ्योरम का। अब ध्यान से देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस पॉइंट को मैं P को क्या लिख सकता हूं, जो P फोर्स है, इस P को मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं, P OA डॉट OA। और थोड़ी देर के लिए मैं इस P अपॉन OA को कितना मान लेता हूं, लेम्बड़ा OA मान लेता हूं। Q को भी मैं किस तरह से लिख सकता हूं, Q, क्योंकि इसका जो B पॉइंट पे कट करती है, लाइन ऑफ एक्शन पे B पॉइंट है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूं, Q अपॉन OB और OB। और इस पूरी क्वांटिटी को मैं थोड़ी देर के लिए कितना मान लूं, तो जो आपके पास में लेम्बड़ा म्यू थ्योरम है, वो लेम्बड़ा म्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास में फोर्स P जो है वो लेम्बड़ा OA है, Q जो है वो आपके पास में म्यू OB है, जहां OA और OB उनके लाइन ऑफ एक्शंस हैं, तो P अगर फोर्सेज ये हैं, Q अगर फोर्सेज ये हैं, तब उनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट कितना होता है, लेम्बड़ा प्लस म्यू मल्टीप्लाइड बाई इस R का लाइन ऑफ एक्शन कितना है, OC। ये क्या कहता है, ये थ्योरम होती है कौन सी, लेम्बड़ा म्यू थ्योरम। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं बाई लेम्बड़ा म्यू थ्योरम। और लेम्बड़ा म्यू थ्योरम ये कहती है कि उनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट क्या होता है आपके पास में, लेम्बड़ा प्लस म्यू
और कितना हो गया आपके पास में इसका रिजल्टेंट लाइन ऑफ एक्शन कितना है ओसी। रिजल्टेंट कितना है आर, ओसी को मैंने डिवाइड कर दिया, ओसी इक्वल्स टू लेमडा प्लस म्यू, और अगले स्टेप में आंसर आर अपॉन ओसी इक्वल्स टू लेमडा की वैल्यू देखो मैंने ये मानी थी, तो ये कितना हो गया पी अपॉन ओ ए, और प्लस इसके वैल्यू कितनी हो गई क्यू अपॉन ओ बी। एक सिंपल सा था, सिर्फ और सिर्फ आपको लेमडा म्यू थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, एक इस दो स्टेप में इसका आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 98 एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 99, जितने भी डायनेमिक्स और स्टैटिक्स के क्वेश्चंस थे सारे के सारे बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 99 इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ सॉल्यूशन कराने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर है वो आंसर है 1। क्या बोला गया है कि इफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और तीन फोर्सेस याद रखिए, सपोज ये फोर्सेस है, ये पी फोर्स है, ये आपके पास में क्यू फोर्सेस है, और ये आपके पास में क्या है, सपोज इस तरह से मान लेता हूं आर फोर्स है। ठीक है, तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट पे हैं, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। इन दोनों के बीच का एंगल मैं मान लेता हूं सपोज, इन दोनों के बीच का एंगल मान लेता हूं अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल बीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल गामा। तब एक थ्योरम है, और थ्योरम बोलते हैं उसको लामी थ्योरम। लामी थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि अगर तीन फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तब P फोर्स जो होता है, P जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, बाकी जो दो फोर्सेज हैं उनके बीच के एंगल के साइन के, मींस P अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू Q अपॉन Q, आपके पास में इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना साइन बीटा, उसका साइन ले लेंगे, और R अपॉन ये कितना हो जाएगा साइन गामा के इक्वल होता है। ठीक है, इसको मैं इक्वल टू के ले लूं तो P इक्वल टू कितना आ गया के साइन अल्फा, तो P किसके प्रोपोर्शनल आ गया साइन अल्फा, मींस जो बाकी दो एंगल्स हैं, दो फोर्सेज हैं, उनके बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट लामी थ्योरम का। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप 9 10 से क्या 11 तक तो 12th में पढ़े ही होंगे कि आपको क्या करना है, फैक्टर्स को रिजोल्व करना है और रिजल्टेंट निकालना है। क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर 100 जो है, उस 100 का जो आंसर है वो आंसर है 3, और 3 के अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड n फॉर न्यूटन यहाँ पे होगा। द डायरेक्शंस ऑफ द तीन फोर्सेज आपको दी हुई हैं, और तीन फोर्सेज की डायरेक्शन आपको दी हुई है कि एक ही पॉइंट पे एक्ट करें। ध्यान से सुनना, तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, और उनकी डायरेक्शन जो है वो आपको दी हुई है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उनकी साइड्स के करेस्पॉन्डिंग है। आगे बोला गया है कि टेकन इन ऑर्डर, सारे के सारे एक ही ऑर्डर में लिए हुए हैं, तब आपको बताना उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तीन फोर्सेस 1 2 और 3 है दिया। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उनमें सबके बीच का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, दो साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, हमें उससे मतलब नहीं है। इसी के करेस्पॉन्डिंग ध्यान से देखो, मैंने एक पॉइंट बनाया, ये पॉइंट ये रहा, तीनों के तीनों फोर्सेस इसी पॉइंट पे लग रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में जो तीनों फोर्सेस लग रहे हैं वो इनके पैरेलल लग रहे हैं। इनके पैरेलल लगने का मतलब क्या होगा उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आगे क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि इसके पैरेलल तो लग रहे हैं लेकिन तीनों ऑर्डर में लिए हुए। ऑर्डर का मतलब है अगर इस तरह से आप चलते हो, चाहे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मैंने एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा बेटर रहता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे दिया। अब ध्यान से देखो, P मान लेता हूं इसके करेस्पॉन्डिंग लग रहा है, दूसरा फोर्सेस 2n इसके करेस्पॉन्डिंग है, और 3n किसके करेस्पॉन्डिंग है, इसके करेस्पॉन्डिंग। तो इसके पैरेलल लगेगा तो ये हो गया आपके पास में, ये फोर्सेस जो है वो कितना 1 न्यूटन। सिंपल सी बात है। ये फोर्सेस एक और लगा हुआ है, ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया 2 न्यूटन। सॉरी, इसको 2 न्यूटन मत लो क्योंकि 2 तो ये होगा, ये इसको हो गया 3n न्यूटन। ठीक है, अब तीसरा फोर्स लगा हुआ वो इस तरह से पैरेलल लगा हुआ, तो इसको इधर नहीं लेके क्योंकि एक ही पॉइंट पे लगा हुआ तो इस तरह से, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये कितना हो गया आपके पास में 2n। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ये 1n था, ये 2n था। मैंने कहा कि टेकन इन ऑर्डर लिखा हुआ है, साफ साफ ऑर्डर में लेना है। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तीनों की डायरेक्शन इस तरह से चलेगी। चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो और चाहो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो। अब ध्यान से देखो, अब सिंपल सी बात है, हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंगल देखो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स दो साइड्स के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री।
ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये प्लेन के अंदर दिया हुआ है, ट्राइंगल के साइड्स के करेस्पॉन्ड है, प्लेन के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इनके जितने भी आपके पास फोर्सेज हैं उन फोर्सेज को रिजॉल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। मैं क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और वाई डायरेक्शन जो पॉजिटिव है उसको वाई डायरेक्शन ले रहा हूं। इस केस में हम निकालेंगे आर एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी उनका रिजल्टेंट आएगा, वाई डायरेक्शन में जो भी रिजल्टेंट आएगा, और निकालेंगे आर। और आर को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला आप सबको पता है, आर एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है, आर वाई स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आर एक्स कैलकुलेट करना है, फिर हम आर वाई कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूं ऑर्डर इंपॉर्टेंट है आर एक्स। आर एक्स का मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा तो नेगेटिव। इस डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है, ये 2 है, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो 2 तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है, एन अपन लास्ट में लगा देंगे, बार बार क्या लिख रहा हूं उसको। अब ध्यान से देखो, जब इसको लिखूंगा मैं तो ये इस तरह से जा रहा है, मेरे मार्कर का जो निप है इसको देखिएगा, ये 3 है ना। अब इसको रिजोल्व करूंगा तो ये इस तरह से आएगा, ये होगा 3 cos, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है तो 3 cos थीटा। तो 3 cos थीटा आएगा। तो लेकिन ध्यान रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में तो कौन सा साइन लिख लोगे, माइनस के, ठीक है। तो ये होगा 3 और कितना हो गया, cos 60 डिग्री। सिंपल सी बात है। अब देखो, ये वन एंड किस डायरेक्शन में लगा, ये भी इस डायरेक्शन में लगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, इस तरह से इसका डायरेक्शन भी इस साइड में आएगा। तो ये भी कितना हो गया, माइनस के 1 और कितना हो गया, cos 60 डिग्री। कैलकुलेट करते हैं, कितना हो गया, 2 माइनस, अब देखो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 4 cos 60 डिग्री। cos 60 की डिग्री वैल्यू कितनी होगी, 1/2, जो sin 30 की होती है। तो कितना हो गया, 1/2, ठीक है। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 0। एक बार इसको चेक कर लो, आई थिंक ये 0 ही है क्या, ठीक है। तो 3 माइनस 1 ये आपके पास में ऑफ कोर्स 0। आर एक्स आर वाई की बात करते हैं, आर वाई कितना होगा, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर फैक्टर। तो ये तो हॉरिजॉन्टल है तो इसका तो क्या होगा, इफेक्ट 0 होगा। अब ध्यान से देखो, ये 2 फोर्सेज हैं, इसको जब हम करेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्सेज आएगा, ये इस तरह से है। इसका कंपोनेंट वर्टिकल करेंगे तो कितना आएगा, 3, लेकिन एंगल कितना है, 60, तो 360 डिग्री, 3 sin 60 डिग्री। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि साइन कहां, ऊपर की ओर, तो प्लस आएगा, तो 3 sin 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, माइनस हम बात करते हैं, ये वाला का जब कंपोनेंट करोगे नीचे डायरेक्शन में आएगा, नीचे आएगा माइनस, क्योंकि नीचे वाले हम क्या ले रहे हैं, माइनस। तो माइनस की कितना जाएगा, 1 और ये कितना हो गया, sin 60 डिग्री। 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 और कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। जैसे आप इसका क्या करोगे, रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट कितना आएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। जैसे आप करोगे, देखो आर एक्स तो 0 आ गया, आर वाई की बात करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, आप स्क्वायर रूट लोगे, √3 कितना आ गया, n आ गया। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, आपको रिजल्टेंट निकालना था। तो इस पार्ट नंबर 11 में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। अब फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 12 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 110 तक हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी इसको कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।